अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया शुरू किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम कॉलोनियल पीरियड को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। फाइन। सो जब हमने हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू की थी, आई टोल्ड यू नो चीज़ें कैसे शुरू हुई। चाहे दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज से कैसे चीज़ें शुरू हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी। तो पहले तो स्कॉटलैंड से शुरू हुआ, फेनविक वीवर सोसाइटी बनी जो कंसिडर की जाती है दुनिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर धीरे धीरे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी। फिर असल पुश जो इसको मिलता है वो इसको रॉचडेल पायनियर्स की वजह से मिलता है, इसको हम फिर जो वो लोग रॉचडेल प्रिंसिपल्स भी देते हैं, जिसको फिर काफी बार अमेंड किया गया 66 में, फिर जाके 95 में। और जो हमने कोऑपरेटिव, मैंने आपको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, रॉचडेल प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, वो असल में आईसीए का वर्जन था 1995 का। तो रॉचडेल प्रिंसिपल्स जो पहले दिए गए थे उसमें काफी बार चेंजेस की गई और फाइनली 1995 का प्रिंसिपल जो हमने आपको पढ़ा, जिसका मैंने पीडीएफ भी शेयर किया। तो यहां से चीजें शुरू हुई। इंग्लैंड से असल पुश मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पूरी दुनिया में फैलने के लिए। फाइन। सो इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि असल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है या कोऑपरेटिव मूवमेंट है, प्रिसाइसली कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो उससे पहले भी थी, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो असल शुरू हुई है वो इंग्लैंड से शुरू हुई है। धीरे धीरे फैलते फैलते अब क्योंकि इंग्लैंड आपके ब्रिटेन में है और ब्रिटेन आपका कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म तेजी से फैला रहा था पूरी दुनिया में और कॉलोनीज बना रहा था हर जगह पर, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज की बात करो, एशियन कंट्रीज की बात करो, ईस्ट एशिया, इंडिया, पैसिफिक की बात करें, तो ये सारे जगह पर ब्रिटेन की आपकी कॉलोनीज थी। अब जब वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, अब उनको वहां मार्केट की जरूरत थी, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी कॉलोनीज की तरफ देखा। उसमें इंडिया भी एक कॉलोनी थी और इंडिया की तरफ भी उन्होंने देखा कि हम यहां से क्या फायदा उठा सकते हैं। तो जो आइडिया कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंग्लैंड में था कि लोगों ने खुद, इट वाज अ पीपल्स मूवमेंट, लोगों ने खुद ये कोऑपरेटिव्स बनाए। लेकिन इंडिया में ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिली कि लोगों के अंदर खुद ये एहसास हुआ कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी चाहिए। असल में ये स्टेट की पॉलिसी थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। आज हम वो देखेंगे कि कैसे स्टेट ने ये पॉलिसी बनाई कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में शुरू करनी चाहिए। वो शुरू करने से पहले देयर इज अ क्वेश्चन बाय अ स्टूडेंट। एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो आई थॉट अबाउट कवरिंग दैट। बहुत ही आसान से सवाल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन बाय बिलाल अहमद, जिन्होंने कहा है, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोट्स मॉरल सोशल एजुकेशनल वैल्यूज, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, देखिए आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कुछ प्रिंसिपल्स है। जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी में क्या चीजें होती है? मॉरल वैल्यूज होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आप ब्रीच नहीं करते हो। आप एक प्रिंसिपल, एक वैल्यू के हिसाब से काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस मेरे लिए जो बेहतर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही करना है और आप you'll actually be flourishing in your particular field। लेकिन ऐसा हम कोऑपरेटिव्स में नहीं देखते। कोऑपरेटिव्स में मोरालिटी के साथ, वैल्यूज के साथ काम किया जाता है। उनके कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। जैसे आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जो लास्ट का प्रिंसिपल था, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। कंसर्न फॉर कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के बारे में you'll have to have concern, so that is a moral principle। फाइन। तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे ही प्रिंसिपल्स पे काम करती है, उनमें मॉरल वैल्यूज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करते हैं। ये आपकी सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। व्हाई? बिकॉज ये सोशल प्रिंसिपल, सोशल वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी काम करता है। जैसे मैंने एक प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में आपने क्या देखा? वन पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ये आपका एक सोसाइटी में एक ऐसी एग्जांपल बनती है जहां पर हर एक इंसान के पास विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स या ऑन द बेसिस ऑफ अदर सच डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरियाज, ऐसे बेसिस पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। तो सोसाइटी में ये आपको एक एग्जांपल दिखाता है कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। उसके बाद
इसमें इकोनॉमिक वैल्यूज, इकोनॉमिक फायदे भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, बिकॉज आई टोल्ड यू पहले ही कि जिसमें आपका एक इंसान जो अकेले काम नहीं कर पाएगा वो मिलकर सारे लोग काम कर सकते हैं और वहां वो अचीव कर सकते हैं जो अकेला एक इंसान नहीं कर सकता था. सो दीज आर योर वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज एंड सोशल इम्पैक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अवर इकोनॉमी. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज फिर से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स. सो देखिए, लेट मी जस्ट फिनिश इट वंस फॉर ऑल. करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर जो आपका है, देखिए करंट अफेयर में यू हैव इकोनॉमी, यू हैव पॉलिटिकल साइंस, यू हैव ज्योग्राफी, यू हैव हिस्ट्री एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है वो इकोनॉमी में कुछ बहुत सारे पेचीदा कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझने की जरूरत है, तब जाके करंट समझ आएगा. अब मैंने आपको कहा कि हम करंट पढ़ेंगे, लेकिन जब मैं करंट पढ़ाने आपको लगूंगा उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है. वरना मैं करंट की न्यूज तो आपको पढ़ा लूंगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, आपको पता नहीं होगा कि इसके पीछे बेसिक्स क्या है. वो बेसिक्स आपको कवर करना है पहले, फाइन, तब जाके करंट समझ में आएगा. यानी फिर अगर रटाफिकेशन करना है, गोटा करना है, तो फिर तो आपके लिए एक ही बात है. लेकिन अगर समझ के पढ़ना है और लॉन्ग टर्म आपको देखना है कि सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं है और भी काफी एग्जाम्स है, तो आपको चीजें समझ के पढ़नी है. तो इकोनॉमी की जैसे मैं बात करूंगा, इकोनॉमी का करंट आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि बेसिक समझना हो. सिलेबस में बेसिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा है उन्होंने सिंपली रखा है जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर. तो करंट अफेयर ही आपको पढ़ना है. अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं आप सबको. आपको क्या करना है, गेट दीज बुक्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हिस्ट्री के लिए आई टोल्ड यू शुड हैव एन आइडिया रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दीज कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाल गंगाधर तिलक की पिछले साल 100th एनिवर्सरी थी. आपके व्हाट वाज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या थे. फिर आपको देखना है अपने इंडिपेंडेंस से पहले व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह वगैरह. ये सारी चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए. तो उसके लिए देयर इज अ बुक स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर. स्पेक्ट्रम है एक बुक मॉडर्न हिस्ट्री पे, स्पेक्ट्रम. वो स्पेक्ट्रम आपको खरीदनी है मॉडर्न हिस्ट्री पे. राजीव अहीर की किताब है, वो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर करेगी. फिर जो करंट में चीजें होंगी वो हम कवर कर लेंगे. फाइन. इकोनॉमी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको बोलता कि इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन आई नो कि एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आएगी. इकोनॉमी की 12th क्लास की एनसीईआरटी है, दैट इज उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, वो पढ़ानी पड़ती है आपको. 12th क्लास की एनसीईआरटी तब समझ आती है. मोर और लेस जो पढ़ सकते हैं वो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमी ले आओ. क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमी. और अगर वो समझ नहीं आएगी आपको, देन गो फॉर अदर बुक्स. जैसे रमेश सिंह एक बुक है, रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी पे एक बुक है, रमेश सिंह, वो आप ला सकते हो. श्री राम एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन डोंट गेट इट बिकॉज हालांकि रमेश सिंह से बहुत अच्छी किताब है, लेकिन फिर उसमें लैंग्वेज का इशू आ सकता है आपको. रमेश सिंह ने बहुत ही इलैबोरेट करके आसान सी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें दी है. पूरी किताब नहीं पढ़नी है, बेसिक्स कवर करना है आपको. फाइन. जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सारी चीजें टच जरूर करूंगा, लेकिन मैं वही चीजें टच करूंगा जो करंट अफेयर्स में है. फिर अगर आपको पूरा इकोनॉमी ही पढ़ना है सारा का सारा, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए हमने अलग से पूरा कोर्स बनाया है. इकोनॉमी का पूरा कोर्स बनाया है, पॉलिटी का, वो आप वहां से ले सकते हैं. बट यहां पर आपको समझना है, आप करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर के हिसाब से मैं करंट की न्यूज तो आपको पढ़ा लूंगा, लेकिन जब आपने बेसिक्स नहीं किया होगा देन आपको करंट समझ नहीं आएगा. सो स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क अभी से. हिस्ट्री कवर करना शुरू करो. आप इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह ले आओ, या फिर गेट मैक्रो इकोनॉमी 12th क्लास की. और आपका जैसे रहता है पॉलिटिकल साइंस, उसमें 11th 12th की एनसीईआरटी आती है, वो कवर कर लो. आपका बेसिक्स वहां से हो जाएगा. फिर करंट में जो है वो हम करा लेंगे. फाइन. सो ये आपको करना है. मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये बेसिक्स आपने नहीं किया होगा अच्छे से, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आपको क्लासेस समझ नहीं आएंगी. फिर फाइन, यू हैव टू डू दिस. फिर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज होगी नेशनल इनकम पे, जीडीपी पे या अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो मैं उसका बेसिक्स तो जल्दी से बोल दूंगा आपको, लेकिन वो बेसिक्स आपको फिर ग्रास्प करना है.
एंड इफ यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ग्रास्प करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए स्टार्ट योर होमवर्क राइट नाउ, अभी से ये किताबें ले आओ, पढ़ना शुरू करो, फाइन, और कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने लगो। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, खासकर इकोनॉमी के लिए मैं बोलूंगा मृणाल के वीडियोस आप देखिए, मृणाल के वीडियोस देखना, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, तो वो आपको वहां हेल्प करेंगे मृणाल के वीडियोस। ओके, सो इकोनॉमी को समझने में। फिर करंट वो हमारा सिलेबस में है, वो मैं देख लूंगा, लेकिन बेसिक्स कर लेना है आपको, फाइन। मैं बेसिक्स भी कराऊंगा क्लास में, बट वो ग्रास्प करना में आपको थोड़ा, इसमें अगर आपने होमवर्क की होगी तो वो हमारा क्लास जल्दी से समझ आएगा सबको। वरना फिर अगर मैं बोलता रहूंगा आपको बेसिक्स पता नहीं होगी, फिर मुझे बेसिक्स का क्लास लेना है, फिर दैट विल गो अलोंग 6 months। ऐसा हम नहीं चाहते कि ये ज्यादा स्ट्रेच हो आपका। तो आप होमवर्क कीजिए, बाकी सिलेबस हमारा काम है। ओके, इसके बारे में और भी कोई सवाल हो, आपके पास जो नंबर है उस पर आप भेज सकते हैं। चलिए सो अभी हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत हमने कहा, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले है आपका प्री कॉलोनियल एरा, कॉलोनीज। इंडिया जब कॉलोनी नहीं थी उससे पहले का क्या सिस्टम था, आई टोल्ड यू, इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थी, हम जो है सबसिस्टेंस लेवल पे काम करते थे, देयर वाज एब्सेंस ऑफ प्रॉफिटियरिंग वगैरह वगैरह। प्री कॉलोनियल एरा में वी हैड अ गुड कंडीशन। लेकिन फिर कॉलोनियल पीरियड जब शुरू होता है, कॉलोनियल पीरियड में आई टोल्ड यू काफी ज्यादा हम पे ऐसी पॉलिसीज लगाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाता है। इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो जाती है जिस पर ऑप्रेसिव टैक्सेशन रिजीम लगता है इंडियंस पे, इंडियन फार्मर्स पे। बिकॉज मैंने कहा आपको प्री कॉलोनियल एरा में भी इंडिया वाज एन अग्रेरियन इकोनॉमी एंड कॉलोनियल एरा में भी इंडिया वाज एन अग्रेरियन इकोनॉमी। तो अग्रेरियन इकोनॉमी है, सबसे बड़ा काम करने वाले भी फार्मर्स ही है इकोनॉमी में, तो फार्मर्स के ऊपर ऑप्रेसिव टैक्सेशन लगा रहे हैं आप, तो उसके ऊपर वो टैक्सेस का बार, उसका प्रेशर इतना पड़ जाता था कि वो इंडेटेड हो जाता था, उसको पैसा कर्जे पे लेना पड़ता था। फाइन, तो परमानेंट सेटलमेंट की एग्जांपल मैंने दी आपको। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि वहां पर ऐसी पॉलिसीज तो थी, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अभी भी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस थी। फाइन, देयर वर प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में मॉडर्नाइजेशन उन्होंने नहीं की। इसीलिए आजादी के बाद जब प्लानिंग शुरू होती है उसमें मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव कंसिडर किया जाता है कि इंडिया में हमें खासकर एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन करनी है। तो हमने देखा प्री कॉलोनियल पीरियड में, यानी आजादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस में, कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा कि यहां पर हमारे प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, मॉडर्नाइजेशन पे खास ध्यान नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फाइन, क्योंकि वो वहां पर यहां से पैसा ड्रेन करते थे और अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने उसी से फंड की है। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि यहां पर कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इंडिया के अंदर। बिकॉज अब आपने देखा जब इतना ज्यादा टैक्स है आपके ऊपर, आपकी जमीन आपसे ली जा रही है, फाइन, परमानेंट सेटलमेंट लगा दी है आपके ऊपर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, फ्रीक्वेंट फेमाइन्स है। क्या है? फ्रीक्वेंट फेमाइन्स है, यानी आपका फेमाइन्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। इसकी वजह से फार्मर के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ा कि वो जब कर्जा लेने जाता था तो मनी लेंडर के पास जाता था, और मनी लेंडर वहां कौन थे? हायर कास्ट हिंदूज, बनियाज जिनको कहते हैं। और फार्मर आमतौर पर जो मेहनत करने वाले लोग थे, दैट वर मोस्टली लोअर कास्ट हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। तो आपने क्या देखा, इनके बीच में अब 2 कम्युनिटीज अब अलग हो गई। एक अलग कम्युनिटी है जो कर्जे लेने वाले हैं, एक बनिया है, एक हायर कास्ट हिंदू है जो कर्जे देता है। इनके बीच में काफी ज्यादा डिवाइड क्रिएट हुआ, काफी ज्यादा रिफ्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। सो बहुत बार हमने क्लैशेस भी देखे हैं इकोनॉमी में कॉलोनियल पीरियड के अंदर, प्री इंडिपेंडेंस में। तो ये कम्युनिटीज के बीच में जो नफरत फैली, दैट वाज ओनली बिकॉज दीज फार्मर्स, दीज एग्रीकल्चरिस्ट्स, इनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस था ऑप्रेसिव टैक्सेशन का। फाइन, उसके ऐसे सिनेरियो में अब जिसके पास जमीन था वो तो कर्जा लेकर, वो जमीन गिरवी रखकर कर्जा लेता था। लेकिन हमने बहुत
लोगों से जमीनें भी खरीदी, तब जमीनें भी नहीं है, जब आपके पास एब्सेंस ऑफ लैंड है, तो अब आप किसको कर्जा किसको गिरवी रख के क्या कर्जा लोगे? तो अब आपके पास क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी एग्रीकल्चर के लिए आपको कोई क्रेडिट भी नहीं देता था, कोई लोन भी नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? बिकॉज गिरवी रखने के लिए आपके पास जमीन भी नहीं था। फाइन, दीज वर सम प्रॉब्लम्स इन दिस कॉलोनियल एरा कि आपके ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से जब फार्मर आपका इस लेवल तक गिर गया कि वह प्रोडक्शन भी नहीं हो रही थी, अब जिस चीज की प्रोडक्शन वो करना चाहता था वो भी नहीं कर सकता था, बिकॉज सीरियल्स और पल्सेस को रिप्लेस किया गया था, आई टोल्ड यू, बाय जूट एंड इंडिगो, क्योंकि वो उनको वहां पे जरूरत था अंग्रेजों को। भाई ऐसे सिनेरियो में जो फार्मर्स के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ा, तो गवर्नमेंट को एहसास हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि हमें अगर ऐसे ही चलते रहे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो इसी एग्रीकल्चर पे चलता है, क्योंकि हम इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी थी, इसी एग्रीकल्चर जो पूरा इकोनॉमी संभाल रही है इंडिया की, ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें इन फार्मर्स के लिए कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट खड़ा करना है, कोई ऐसी सोसाइटी खड़ा करनी है जो इनको क्रेडिट दे सके, जो इनको पैसा दे सके। फाइन, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी शुरू की। कमेटी का नाम था द फेमाइन कमेटी ऑफ 1901। तो फेमाइन कमेटी 1901 कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वो रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से, इस फेमाइन कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में एक बिल पास करती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल 1904। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल है, आपने क्या किया, लोगों से बोला कि तुम सबके पास पैसे हैं, देखो तुम्हारे यहाँ एग्रीकल्चर है, तुम सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस में थे, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम एग्रीकल्चर करते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो अब क्या करो, तुम इकोनॉमी में अपनी विलेज में तुम सबके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा, सब लोग कंट्रीब्यूट करके एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाओ। इसको आपको आमिर सर बेहतर बताएंगे जब वो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स आपको पढ़ाएंगे कि क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है। क्रेडिट सोसाइटीज आपकी ऐसी सोसाइटीज होती है जो क्रेडिट देने के लिए बनाई जाती है, जो पैसे, लोन, कर्जा देने के लिए बनाई जाती है। तो हमने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनाने का शुरुआत की 1904 में, जब ये बिल पास हुई, कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल। इसका मकसद था कि इंडिया में हमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से ही शुरू करना चाहिए, बिकॉज इसी की जरूरत है फार्मर्स को। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, जिसका मकसद क्या था, वो एक क्रेडिट सोसाइटी थी, कर्जा देने के लिए इन फार्मर्स को। फाइन, तो बिल कब पास होती है? 1904, और इसी बिल की वजह से इट पेव्ड द वे फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में इसी बिल के बाद शुरू होती है, जब इंडिया में सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है, जो असल में कौन सी सोसाइटीज थी? क्रेडिट सोसाइटीज थी, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फाइन, क्रेडिट सोसाइटीज। अब आपको देखना है इन क्रेडिट सोसाइटीज का मकसद क्या था। इनका मकसद था टू प्रोवाइड स्मॉल शॉर्ट टर्म एंड इजी लोन्स टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। अब आपने देखा, जब आपका फार्मर मनी लेंडर बनिए के पास जाता था पैसा लेने के लिए, तो वो मनी लेंडर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता था, जिसकी वजह से आपका फार्मर एक विशियस सर्कल ऑफ डेट पे फंस जाता था। वो कर्जे पे कर्जा लेता था, कर्जे पे कर्जा लेता था, और वो निकलता ही नहीं था पूरी जिंदगी। फिर उसके बच्चों को उसका कर्जा उतारना पड़ता था, वो भी नहीं उतार पाते थे, उनके बच्चों को, ऐसे करते करते पूरी फैमिली कर्जे में गुजर जाती थी। अब हमने यहां पर देखा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाए, जो सस्ते शॉर्ट टाइम के लिए छोटे छोटे लोन्स दे सके इन फार्मर्स को, इन एग्रीकल्चरिस्ट्स को। अब वो जब लोन्स लेंगे, अब लोन सस्ता है, सस्ते लोन का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इजी लोन है। इजी लोन का मतलब है ज्यादा गिरवी रखने की चीजें भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही दे रहे हैं, लोगों को पता है कि ये बंदा कैसा है, ये वापस पैसे दे देगा।
फाइन, उस हिसाब से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई, जिसका मकसद था छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के लिए इजी लोन्स दे इन सारे फार्मर्स को, ताकि वो मनी लेंडर के जो बस में ये फार्मर्स आगे थे उनके बस से उनको निकाल सके, टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स. Now that was the objective of these cooperative credit societies. इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि इन फार्मर्स के पास जो ये सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी बना रहे हैं, इन फार्मर्स के पास कुछ सेविंग्स है, इनके पास कुछ पैसा है जो घर पे पड़ा है. तो क्यों ऐसे पैसे को जो घर पे पड़ा है, आइडल मनी है, क्यों ना हम उस पैसे को मोबिलाइज करके, ऐसा उसको चैनलाइज करके उससे कुछ फायदा उठा सके. अब आप सबके पास पैसा होगा घर पे, आपने तिजोरी में रखा होगा, कालीन के नीचे रखा होगा, किसी ने फैन के ऊपर रखा होगा, कहीं ना कहीं बैंक में रखा होगा. फाइन, तो आपने बैंक भी आपको कितना इंटरेस्ट देता है, 3-4% का इंटरेस्ट देता है. इन्फ्लेशन को 12% हो गई है अभी, तो बैंक में रखना भी कोई फायदा नहीं है. तो ये पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आइडल मनी है, क्यों ना आप सबका पैसा एक चैनलाइज करके हम उससे कोई इन्वेस्टमेंट करें. फाइन, तो ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट की तरह थी कि लोगों के पास जो पैसा है उसको चैनलाइज करके इन्वेस्ट किया जाए. तो ये भी आपको इसका मकसद था, टू एनकरेजिंग थ्रिफ्ट. ओके, ये जो सेविंग्स है उन सेविंग्स को जमा करके कहीं इन्वेस्ट करना. फाइन, दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. अब ये जब बिल आती है आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल, इसी बिल में पहली मर्तबा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर एक ऑफिस बनाया जाता है, एक ऑफिस प्लेस बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अब जो रजिस्ट्रार जिसके लिए आप ये एग्जाम दे रहे हैं, ये रजिस्ट्रार आपका यहां से निकला है कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल से, कि इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चलाने वाला कौन होगा, यही रजिस्ट्रार होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को चलाएगा. ओके, तो इस रजिस्ट्रार का मकसद, इसका रोल क्या होगा. अब आपको अभी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनानी है जिसका आइडिया लोगों के पास नहीं है कि इंडिया में क्रेडिट सोसाइटी क्या होगी, इसका काम क्या होगा, कैसे फंक्शन करना है. तो ये लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना, लोगों को बोलना कि क्रेडिट सोसाइटीज में क्या क्या फायदे हैं, ये सारा काम रजिस्ट्रार करता था उस वक्त. तो रजिस्ट्रार का ये काम था कि वो लोगों तक पहुंचे, उसको वहां पर हेल्प भी आती थी. जो उस बड़े बड़े लोग होते थे विलेजेस में, वो उसमें हेल्प भी करते थे इस रजिस्ट्रार की, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि क्रेडिट सोसाइटी आप बना सकते हो, उसके किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस है. फाइन, अब आपको अब समझ आ गई बात कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में बनी, ये असल में लोगों की वजह से खुद नहीं बनी, बल्कि ऊपर से स्टेट को एहसास हुआ कि हमें ये बनानी चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इंडिया में शुरू हुई है, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम की तरह थी, क्योंकि गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कुछ फायदे भी देता था. अगर गवर्नमेंट वो फायदे हटाता, लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाते. तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम की तरह थी, और गवर्नमेंट अगर अपना सपोर्ट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी से निकाल देता तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी ठप करके गिर जाती. ऐसा इंग्लैंड में हमने नहीं देखा था. तो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज असल में इट इज द पॉलिसी ऑफ द स्टेट एंड नॉट बाय द पीपल. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों की वजह से नहीं बनी, बल्कि स्टेट की पॉलिसीज की वजह से इंडिया में शुरू हुई. फाइन, यही मैंने यहां पे लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर लाइक एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम, एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम. और ये गवर्नमेंट स्कीम आप सोच रहे होंगे कि हम तो कॉलोनियल पीरियड में हैं, हमसे तो जबरदस्ती हमारे खिलाफ तो काफी ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है. तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी कि वो हमारे लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हमारे लिए ये रूल्स बनाए, हमारे लिए ये अच्छा काम करे, हमारे लिए ये स्कीम बनाए. उनको क्या पड़ी थी इस चीज की? उनको ये पड़ी थी क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में डिस्ट्रेस होता है, जब आपकी इकोनॉमी में फार्मर्स जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्रिएट करता है आपकी इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी को चला रहा है आपका एग्रीकल्चर, जब उसी एग्रीकल्चर में स्ट्रेस डेवलप होगा तो आप वो तेजी से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली काम नहीं करेगी. बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास जमीन नहीं है, लोग अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो वो बागी बन जाते हैं. फाइन, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स पैदा हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनाने का काम इसलिए किया, इट वाज एज इफ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ मिलता गवर्नमेंट को. फाइन, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी से हो सकती थी फिर,
जब ऐसा फार्मर्स के पास पैसा आ जाए, चैनलाइज हो पैसा वगैरह वगैरह, ये असल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ के तौर पर शुरू किया गया था इंडिया में। फाइन, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ जब मिला तो इससे असल फायदा किनको हुआ? गवर्नमेंट को ही हुआ। फाइन, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि आपने देखा प्री कॉलोनियल एरा में इंडिया में विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थी। अब आप यहां पर समझ रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए कुछ कर रही है। गवर्नमेंट लोगों के लिए तब कुछ कर रही है जब वो लोग ऐसी हालत में पहुंच गए हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सफिशिएंसी नहीं है, सबसिस्टेंस लेवल का एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। लेकिन प्री कॉलोनियल एरा में देखा आपने हमारी विलेजेस कितनी सेल्फ सफिशिएंट थी, हमारी विलेजेस सबसिस्टेंस लेवल पे काम करती थी, वो कितना हमारी सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस थी। तो आपकी ऐसी विलेजेस जो प्री कॉलोनियल एरा में है, अब कॉलोनियल एरा में आते आते प्री इंडिपेंडेंस में उनकी ऐसी हालत हो गई इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ के तौर पर यह स्कीम शुरू करनी पड़ी। फाइन, तो इसको हम कहते हैं कॉपरेटिव्स में, had there not been the destruction of self-sufficiency, cooperative societies as we know it would not have existed in India. कि जैसे उन्होंने हमारी सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता, अगर वो डिस्ट्रक्शन नहीं हुई होती ऐसी हमारी विलेजेस की, तो आज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपको दिख रही है इंडिया में ऐसी नहीं होती, इसकी शक्ल ऐसी नहीं होती। तो क्योंकि हमारी सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की डिस्ट्रक्शन हुई थी, तब जाकर उनको हमारी विलेजेस को जरूरत पड़ी ऐसी क्रेडिट सोसाइटीज को, फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज के तहत उसको शुरू किया। फाइन, अब आपको एक चीज समझनी है कि अब ये क्रेडिट सोसाइटीज जो इतना बड़ा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं एक विलेज इकोनॉमी में, एक रूरल इकोनॉमी में, क्योंकि रूरल इंडिया ही आपका सबसे बड़ा था उस टाइम भी, तो रूरल इंडिया में जो इनका सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये फार्मर्स को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं एक्सपर्टीज में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में। अब ये क्रेडिट सोसाइटीज धीरे 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 इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बड़ा विलेज इकोनॉमी पर। तो सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ा इंडिया में। तो इसी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। अब देखिए, ये कॉलोनियल पीरियड है, प्री इंडिपेंडेंस है, उस वक्त साथ साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रही थी। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट तो चल रही थी, अब नेशनलिस्ट मूवमेंट में लीडर्स जो है उनको लोगों तक पहुंचने के लिए एक जरिया चाहिए था। तो उन नेशनलिस्ट लीडर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपना जरिया बनाया। फाइन, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्योंकि लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्टेड थे, तो ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया नेशनलिस्ट लीडर्स ने। क्योंकि उन नेशनलिस्ट लीडर्स को अपनी मूवमेंट को, नेशनलिस्ट मूवमेंट को पूरी इंडिया में फैलाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं। तो ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स ने अब ये अपने प्रोपेगेंडा, अपनी मूवमेंट को फैलाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। सो नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बड़ा रोल है, बिकॉज इट प्रोवाइडेड दैट प्लेटफॉर्म टू दीज लीडर्स। फाइन, अब क्योंकि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अब ऐसी इनका काफी इंफ्लुएंस है, साथ में नेशनलिस्ट लीडर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म टू बी कनेक्टेड टू द पब्लिक। तो गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि हम इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ सकते। देयर हैव टू बी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसके हिसाब से ये काम करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि जैसे मर्जी वैसे करें। इसीलिए हम देख रहे हैं अलग अलग एक्ट्स बनाए गए कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उन्हीं एक्ट्स को हम पढ़ेंगे आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। तो आपको एक पूरा आइडिया मिल गया कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी इंडिया में, क्रेडिट सोसाइटीज की शुरुआत हुई आफ्टर द कोऑपरेटिव क्रेडिट कमीशन बिल ऑफ 1904। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, विल बी रिज्यूमिंग द क्लास। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमें देखना है, तो मैंने आपको कोऑपरेटिव मूवमेंट बता दिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कैसे शुरू हुआ। फाइन, तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले तो प्री कॉलोनियल एरा, उसमें मैंने कहा सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। कॉलोनियल पीरियड जिसको हम प्री इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, और फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। इसमें हम 5 ईयर प्लान्स वगैरह पढ़ेंगे, पर यहां पर ये कॉलोनियल पीरियड हम पढ़ रहे हैं। फाइन, अब इस कॉलोनियल पीरियड में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए।
जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसकी मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा कि हमें क्या टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ना है, ताकि आपको एक कॉलोनियल पीरियड कोऑपरेटिव मूवमेंट में, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कॉलोनियल पीरियड में हुई है वो आपको अच्छे से समझ आए। फिर हम आएंगे आजादी तक 47 तक, 47 के बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, तो कॉलोनियल पीरियड की टाइमलाइन कुछ ऐसी है। सबसे पहले विल बी अंडरस्टैंडिंग सम अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री, तो कुछ अर्ली हिस्ट्री आपको पढ़नी है। जैसे जब हम म्यूचुअल लोन्स एसोसिएशन बनाते थे, निधीज बनाते थे, पहले उसमें कितने मेंबर्स है, फिर कितने मेंबर्स बढ़े, धीरे धीरे कितना उसमें एक्सपेंशन हुआ, वो सब अर्ली हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। कि आपने देखा है कि सबसे पहले महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उनकी ट्रेडिशनल किताबों में लिखी गई थी। फाइन, सो हम देखेंगे अर्ली हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें। उसके बाद जब मैंने आपको कहा कि अब ये इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा था बाय दीज नेशनलिस्ट लीडर्स, इनके पास बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा फंक्शन था, ये बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इनकी पूरी फंक्शनिंग को डिफाइन किया कि ये हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक एक्ट बनाया, द एक्ट ऑफ 1904। द एक्ट ऑफ 1904, ये आपको टाइमलाइन में नंबर 2 पे पढ़ना है। तो इसको आप ऐसे बनाओ, ऐसे नंबर 1, फिर आपका आना चाहिए यहां पर नंबर 2। ओके, सो अर्ली हिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1904। फिर इस एक्ट ऑफ 1904 में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, काफी सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए हमने एक और एक्ट बनाया, द एक्ट ऑफ 1912। द एक्ट ऑफ 1912, तो आपको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है ना वेरियस लेजिस्लेशंस, तो ये वही लेजिस्लेशंस है। एक्ट ऑफ 1904, 1912 वो हम देखेंगे। फिर 1912 के क्या क्या फीचर्स थे वो भी हम देखेंगे। उसके बाद 1912 के बाद आपको इसमें एक और चीज पढ़नी है। अब देखिए 12 के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है दुनिया में, बहुत बड़ा इवेंट होता है। उस इवेंट को हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो 1912 में ये होता है, 1929 में डिप्रेशन होता है। ये आपका वहीं से वेस्टर्न इकोनॉमी से ही शुरू होता है और इंडिया में भी इसका इन्फ्लुएंस काफी देखा जाता है। तो डिप्रेशन के वक्त कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसी चल रही थी, वो आपका एक और पॉइंट है इस टाइमलाइन में। डिप्रेशन के बाद आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 2 भी आपको देखना पड़ेगा, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कैसी थी। फिर यूर इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 के बाद आपको देखना है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो ये वाला हिस्सा है। यहां हम देखेंगे 1947 के बाद आपकी जब प्लानिंग कमीशन बनता है 1950 में, 51 से पहला प्लान शुरू होता है, उसमें क्या क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए फंक्शंस थे वो हम चीजें देखेंगे। पहले अर्ली हिस्ट्री, फिर एक्ट ऑफ 1904, 1912, 1929 का डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन योर इंडिपेंडेंस। ओके, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैंने जो होमवर्क दी है प्लीज डू दैट। जो मैंने किताबें बोली है रिगार्डिंग व्हाट, कौन सी किताब कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए पढ़नी है आपको या कोऑपरेटिव्स के लिए पढ़नी है, फिलहाल कुछ भी नहीं। इसमें मल्टीपल सोर्सेज है फाइन, जहां से मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। तो एज लॉन्ग एज यू आर अटेंटिव इन द क्लास, आप क्लास में क्लास का लेक्चर, क्लास के नोट्स लिया करो, फिर जो मैं पीडीएफ देता हूं वो भी देखा करो, और फिर एमसीक्यूज सॉल्व किया करो जितने भी आपको मिलेंगे। फाइन, तो इस तरीके से ही हम चलेंगे। जब मुझे कोई बुक शेयर करनी होगी वो मैं आपके ऐप पर अपलोड कर लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।